पोएम स्टार्ट किया था, राइट? और पोएम के थोड़े से पार्ट इनकम्प्लीट रह गए थे। सो आज हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे लेसन की तरफ। एक बहुत अच्छा पार्ट है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आप लोगों को अगर वक्त मिले तो पढ़ लेना। और नरेंद्र अब सर, हाँ सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अब सर एनोटेशंस बंद कर देंगे सर। सर, थोड़ा सा मुझे बताएंगे, बिकॉज मुझे आइडिया नहीं। अच्छा, यहाँ से हाँ मोर में जाके ओके। स्टूडेंट्स, थोड़ा अभी चैट थोड़ी देर मत करो, एक बार लेसन स्टार्ट, पोएम स्टार्ट होने दो और थोड़ा सा हम फ्लो में आ जाएंगे। देन उसके बाद आपको जो क्वेश्चन पूछना रहेगा वो पूछिएगा, ठीक है? सारा थोड़ा वेट करो। तो हमने पोएम स्टार्ट किया और इस बहुत ही सुंदर कविता के जो कवि थे उनके बारे में भी हमने पढ़ा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। और इन्होंने देशभक्ति की भावना को जगाने वाली कविता हे मातृभूमि लिखा, और इसमें किस तरह से उन्होंने देश के प्रति अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित करने की बात कही है, वो भी हमने पढ़ा। और इस देश की मिट्टी का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये भी हमें बताया। और इस मिट्टी को सर से लगाने की बात इसलिए भी कही कि इसी मिट्टी में राम और कृष्ण जैसे महान होनहार पुत्र पैदा हुए थे। और फिर इस मिट्टी का एक महत्व और बताया कि ये जो भारत की मिट्टी है वो इतनी पवित्र है कि इसके जो किनारे हैं वो पैर की तरह हैं। जैसे कोई किसी का पैर धोए, वैसे ही सागर अपने जल से, अपनी लहरों से उस भारत भूमि के पैरों को जैसे पखार रहा हो या धो रहा हो। और यहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, राइट? तो सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाऊं। कवि ने एक बहुत अच्छी सोच की बात की कि देखो, जब हम देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तब भी हमारे देश के अंदर जाति धर्म के भेदभाव थे, लेकिन उस समय सबका लक्ष्य एक था कि हमें कैसे भी करके अंग्रेजों को भगाना है। और हम तो आपस में परिवार है ना, फैमिली है, तो हम कैसे भी मिलजुल कर बातों को सुलझा लेंगे, समझ लेंगे, एक दूसरे को अपना लेंगे। लेकिन जिनकी वजह से आज हम गरीब हुए हैं, बेरोजगार हुए हैं, गुलाम हुए हैं, दूसरों के जुल्म अत्याचार को सह रहे हैं, उनको पहले यहां से हटाना जरूरी है। और बहुत संक्षेप में कविता के शब्दों में कवि ने यहाँ पे बताया कि सेवा में तेरी, किसकी सेवा में? देश की सेवा में। तो हे भारत माँ, हम तुम्हारी सेवा में भेदभाव तज कर, भेदभाव मतलब फर्क, जो हम कहते हैं ये अमीर है, ये गरीब है, ये ऐसी जाति का है, वो वैसी जाति का है, ये ऐसे धर्म का है, वैसे, तो ये जो भेदभाव है, ये जो फर्क है हमारे देश के अंदर, इंसान इंसान में जो फर्क है, कवि कहते हैं कि ये सभी छोटी सोच को हम त्याग देंगे सिर्फ एक काम के लिए, अपने देश की सेवा करने के लिए। और कहते हैं पुण्य नाम, सच कर मतलब त्याग कर, वह पुण्य नाम तेरा, पुण्य मीन्स पवित्र नाम, वह पवित्र नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाओ। जो देश का पवित्र नाम है भारत, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, अखंड भारत, ये जो नाम है ना, बोले कि मैं प्रतिदिन सुनना भी चाहता हूं, लोगों को सुनाना भी चाहता हूं अपने देश का महत्व, इस मिट्टी का महत्व, यहाँ पर रहने वालों के जीवन में कैसे आनंद ही आनंद होता है, ये सब चीजें मैं जानना भी चाहता हूं और लोगों को बताना भी चाहता हूं कि जो नहीं जानते हो अपने देश के बारे में वो जाने और अपने देश से सही मायने में प्यार करें, अपने देश की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन लगा दें। इसी बात को कहते हुए कवि कहते हैं कि हे माँ,
हम अपने जीवन में जो भेदभाव है, जो फर्क है, ऊंच नीच का जो भेदभाव है, उन सबको त्याग कर बस हम तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं। और तुम्हारा पुण्य नाम मतलब तुम्हारा ही गीत, तुम्हारा ही नाम, तुम्हारे नाम की कविता मैं सुनना चाहता हूं और लोगों को सुनाना चाहता हूं। क्योंकि वंदे मातरम जो है वह ही पुण्य नाम है, वह गीत है जिसको लोगों ने सुना और लोगों ने सुनाया। क्योंकि उसमें भी ऐसी बातें बताई गई जो हमारे अंदर अंग्रेजों के प्रति आक्रोश, क्रोध, जोश पैदा करने वाली थी। प्रतिदिन मतलब हर दिन, एवरीडे। मीनिंग लिख लो फटाफट। सभी लोग मीनिंग लिखेंगे और जहां जो शब्द नहीं समझेगा वो चैट बॉक्स में पूछेंगे। यहाँ पे थंब दिखाने का या फिर आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं। जब मैं कहूंगा हाँ अभी बताओ, लिख के हो गया, थंब दिखाओ तो दिखाना, नहीं तो मत दिखाना प्लीज। प्रतिदिन मतलब हर दिन लिखा। चलो ये 2 लाइन का भावार्थ हम समझते हैं। कवि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी कविता के माध्यम से देशभक्ति की भावना को बताते हुए कहते हैं, मैं हर प्रकार का भेदभाव त्याग कर, छोड़कर तुम्हारी ही सेवा करना चाहता हूं। मैं प्रतिदिन सिर्फ तुम्हारे नाम का ही गुणगान करना चाहता हूं। हे मां, मैं सभी प्रकार के भेदभावों को त्याग कर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं और हर दिन सिर्फ तुम्हारा नाम ही, तुम्हारे नाम का ही गुणगान करना चाहता हूं। गुणगान करना मतलब प्रशंसा करना, बड़ाई करना। अर्थात कवि के लिए उसकी मातृभूमि ही उसके लिए सब कुछ है। क्योंकि वेदों में भी कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि अपवर्गा। मतलब कि ये जो जन्मभूमि है वह मां के समान है ना, और इसका सम्मान स्वर्ग से भी ऊपर है। मतलब आप स्वर्ग की कामना कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने देश से प्यार करते हो तो आपको स्वर्ग से भी बेहतर जिंदगी इस देश में मिल सकती है, अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो। ये दोनों लाइन क्लियर हुआ? भावार्थ समझ में आया सबको? लिख लिया आपने? किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज चैट करो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है, कोई शब्द, कोई लाइन, कोई भावार्थ, कोई मीनिंग, तो तुरंत पूछिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मतलब आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। आप अगर सीन देख रहे हैं तो एक फौजी जब शहीद होकर अपने घर आता है, उसका पार्थिव शरीर जब उसके घर लाया जाता है तो किस तरह लोग सम्मान देने के लिए उनका क्षेत्र, जिनको हम नहीं जानते हैं, जिनसे कभी नहीं मिले हैं, उनके भी जाने का दर्द इतना होता है कि शायद हम टीवी पर समाचार में देखकर भी हमारी आंखों में आंसू आ जाता है। और उसका एक ही कारण है कि वो कितना महान व्यक्ति था, वो कितना किस्मत वाला व्यक्ति था कि उसे अपने देश के लिए मरने का मौका मिला। ये जीवन में बहुत बड़ी फख्र की बात है। व्हाट हैपेंड साहिल? विक्रोली साहिल, क्यों थंब दिखा रहे हो? मना किया इसके लिए। नेक्स्ट टाइम दिखाना तो क्लास में से रिमूव कर दूंगा। ओके? तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं। कवि कहते हैं कि काम आना, किसके काम आना?
देश के काम आना। और फिर कहते हैं मंत्र गाऊं, किसका मंत्र गाऊं? देश का। देश का गुणगान करूं, देश की प्रशंसा करूं। आज देखो हमारे देश में ही मीडिया में आकर चैनलों पे बैठ के बहुत सारे लोग, अपने ही देश के लोग, देश की बुराई करते हैं, तो वो देश के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि अगर मैं कुछ करूं तो देश के लिए करूं, अगर मैं प्रशंसा भी करूं तो देश की करूं, अगर मैं मरूं भी तो देश के लिए मरूं, अगर मैं कुछ चाहूं तो देश के लिए चाहूं। मतलब मेरा तन मन धन जीवन सब कुछ देश के लिए समर्पित हो जाए, ये कवि की कल्पना है और ये कवि के विचार हैं। देह मतलब शरीर, बलिदान मतलब कुर्बानी, तुम पर मतलब देश पर, बलिदान मतलब कुर्बान हो जाना। मैं जाऊं, मैं मतलब कवि कहते हैं। अब देखो सेकंड लाइन से फर्स्ट लाइन पे जाएंगे। कवि बिस्मिल जी कहते हैं कि मैं जाऊं, मैं अपने आप को बलिदान कर जाऊं। कहां? देश पर। मेरा ये पूरा शरीर देश के लिए समर्पित हो जाए, मेरा ये पूरा मन देश के लिए समर्पित हो जाए। मतलब मैं तन मन से देश के लिए समर्पित हो जाना चाहता हूं, अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहता हूं, लुटा देना चाहता हूं देश के लिए। और मैं अपने पूरे जीवन देश के ही काम आना चाहता हूं, देश का ही गुणगान करना चाहता हूं, देश की ही प्रशंसा करना चाहता हूं। यही मेरे जीवन की इच्छा है। इसका भावार्थ देखते हैं। कवि बिस्मिल जी मातृभूमि से कहते हैं कि मैं तेरे काम आना चाहता हूं और तेरे ही नाम का मंत्र गाना, अर्थात आजीवन तुम्हारा ही गुणगान करते रहना चाहता हूं। मैं अपना तन व मन दोनों तुम पर निछावर कर देना चाहता हूं। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि की सेवा में तन मन धन से समर्पित है और रहना चाहता है। क्लियर हुआ? समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं फटाफट चैट बॉक्स में आके। नो? मीनिंग लिखा? मीनिंग लिखा सबने? मीनिंग और भावार्थ लिख लिया ना सबने? अंतिम 2 लाइन खत्म। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं लेसन स्टार्ट करता हूं। नहीं ना? चलो फिलहाल ये पूरी कविता समाप्त हुई और हम, क्या डाउट है ध्रुवी? ध्रुवी क्या डाउट है बोलो। फटाफट बोलो। नो? निछावर करना मतलब अपनी खुशियां, अपना सुख, अपना मन, अपना जीवन सब कुछ किसी के लिए लुटा देना, किसी के लिए कुर्बान कर देना ही निछावर होना होता है। समर्पित मतलब डेडिकेट होना। शुभ्रा, समर्पित मतलब डेडिकेशन। जिह्वा मतलब जीभ, जुबान। और कुछ पूछ लो, जितने भी डाउट्स है पूरा पोएम रीड करके देख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्योंकि इंपॉर्टेंट आगे भागना नहीं है, आपके डाउट्स क्लियर करना जरूरी है। आप पूछते जाओ, मैं जवाब देते जाऊंगा, टेंशन मत लो।
हाँ श्योर प्रेम, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ। वही कहाँ गया? शरण मतलब किसी के अंडर में जाना, किसी के पास जाना, किसी से सुरक्षा लेना। तो हम इस देश की शरण में हैं क्योंकि ये देश हमारी सुरक्षा करता है। निज मतलब अपना, श्रेया, निज मतलब अपना, शीश मतलब सिर, अपना सिर। हाँ, लेसन पे चलते हैं। और भी आपको जो है डाउट्स पूछते जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, लेसन नंबर 2 पार्ट का नाम है वारिस कौन। वारिस शब्द आया है और इस पाठ की जो लेखिका है वो है विभा रानी, ठीक है। तो वारिस का, हाँ क्या पूछ रहे हो? एक सेकेंड। मथे, माथे, माथे मतलब मस्तक। ये यहां पे देखो, फॉरहेड, मस्तक, ठीक है, उसको माथे बोलते हैं, माथा मस्तक, ठीक है। वारिस का मतलब होता है हकदार। किसी भी राज्य का हकदार कौन है, यही इस पूरे पाठ में बताया गया है। मतलब किसी को कोई ताकत, कोई सम्मान, कोई पद दिया जा रहा है तो उसके काबिल कौन है, इसकी जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो देखते हैं, एक बहुत अच्छी कहानी है और बहुत मीनिंगफुल है स्टोरी। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? 4। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमान होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। राजपाट मतलब अपना पूरा राज्य, पूरे राज्य की जिम्मेदारी मैं उसी को सौंपूंगा। मेरी वॉइस लैगिंग हो रही है? बाकी सबको भी हो रही है? नो। प्रेम, आपके इधर नेटवर्क का इश्यू है, आप फिर से रिमूव होके फिर से ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। बाकी किसी को नहीं हो रही है आवाज की प्रॉब्लम। तो उसने अपना राजपाट सौंपने का फैसला कर लिया कि इन मेरी 4 बेटियां हैं और चारों बेटियों में जो सबसे होनहार होगी, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगी, मैं उसे ही अपने राज्य का अधिकारी बनाऊंगा, अपने राज्य का वारिस बनाऊंगा। इसका फैसला कैसे हो? राजा सोचने लगा कि इस बात का फैसला कैसे हो कि इन चारों में से बुद्धिमान कौन है। वह सोचने लगा, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। अब वो उपाय क्या था, आगे देखते हैं। राजपाट मतलब राजगद्दी, सिंहासन। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया। उसने मतलब राजा ने अपनी चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए। कितने दाने दिए? आप लोग फटाफट चैट बॉक्स में अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछता हूं तो रिप्लाई करने के लिए तैयार रहा करो, क्योंकि ऐसे प्रश्न छोटे छोटे आपको कहानी से जोड़ कर रखते हैं। यस, वेरी नाइस, थैंक यू। तो सभी को 100-100 दाने दिए गेहूं के और कहा, इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। हाँ हाँ, 100 सीट्स। तो
उसने दिया कि भाई 5 साल के बाद मैं ये 100 दाने मांगूंगा। ऐसा क्यों कहा उसने 5 साल के बाद? क्यों कहा होगा 5 साल के बाद ये मुझे वापस करना? वो 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद भी तो बोल सकता था, 5 साल ही क्यों? क्योंकि जो अनाज होता है ना, वो अनाज 5 साल में लगभग पूरी तरह से खराब हो जाता है। वो 5 साल तक अनाज नहीं चल सकता है। और उसकी आशीष गुप्ता साईधाम, आशीष गुप्ता साईधाम, निशांत सर, यस सर। ये कौन है आशीष गुप्ता साईधाम? देखिए, उसने हैंड रेज किया और हटा दिया स्क्रीन पूरा। ओके, मैं बात करता हूँ। हाँ, तो 5 साल के बाद उसने मांगने के लिए कहा कि 5 साल में तो अब देखते हैं कि 5 साल तक मेरी बेटियां कैसे संभाल पाती हैं इस दाने को। यही बुद्धिमानी है उसमें। और जो याद भी रहा, नहीं नहीं, कहाँ पे थे? नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं थे, यहाँ पे थे। तो 5 साल बाद जब इन्हें मांगूंगा, तब तुम सब मुझे वापस कर देना जब मांगूंगा। तो लड़कियों ने क्या सोचा, गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आईं। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया कि बताओ, राजा जिसका पिता हो वो उसको सोने चांदी हीरे जवाहरात देता है, हमारे पिताजी 100 दाने गेहूं के दे रहे हैं। लगता है बुढ़ापे में उनके सठिया गए। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? भूल जाएंगे, राजा है भाई, बड़े आदमी हैं। और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से निकाल कर दे दूंगी, मतलब स्टोर रूम से निकालूंगी और 100 दाने दे दूंगी वापस। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकशी में डाल दिया। ध्यान से समझना इस वाक्य को। लेखिका ने बताया कि पहली बहन ने तो दाने खिड़की के बाहर फेंक दिए। याद रखना किसने किसने क्या क्या किया है। बड़ी बहन ने क्या किया, दाने खिड़की के बाहर फेंके। और दूसरी बहन ने क्या किया, एक अच्छी सी मस्त चांदी की डिब्बी ली, छोटा सा डिब्बा लिया और उसमें मखमल मतलब सिल्क का कपड़ा डाला, सॉफ्ट वाला, और उसमें वो 100 दाने रखकर डिब्बी बंद कर रख दिया। संदूकशी मतलब छोटे से बॉक्स में रख दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। मखमल मतलब एक प्रकार का बढ़िया रेशमी कपड़ा, मैंने अभी बताया रेशम, सिल्क। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं, मैं इसका क्या करूं, ये 100 दाने क्या काम में आ सकते हैं, पिताजी ने ऐसा क्यों कहा कि इनको 5 साल बचा कर रखना। अब उसके दिमाग में वो सब बातें चलने लगी। अभी उसने कोई डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि कहते हैं ना, तुरंत अगर आप कोई निर्णय लेते हो तो उसमें गलती हो सकती है, इसके लिए सोच समझकर फैसला करना चाहिए। और चौथी बेटी, पहली बेटी दाने लिए खिड़की के बाहर फेंक दिए, दूसरी बेटी चांदी की डिब्बी ली, मखमल में कपड़े में उसको बंद करके रख दिया, तीसरी बेटी सोच ही रही थी, भी कुछ नहीं किया। चौथी जो सबसे छोटी बहन थी, तनिक बच्ची थी, थोड़ा बचपना था, काफी छोटी थी, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। भाई बचपना है उसके अंदर। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे, दानों को भून कर खाने में उसे बड़ा मजा आता था। ठीक है, तो भुनवा कर मतलब उसको तवे पे भूनते हैं ना, गर्म करते हैं, तो भून देना, जैसे पॉपकॉर्न को भूनते हैं ना वैसे। तो शरारतें करना उसे बहुत पसंद था, उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। सो उसने दानों को भुनवा कर खा डाला, उनको गर्म करवाया और गर्म करके खा गई और खेल में मग्न हो गई। वो खेल में सब कुछ भूल गई, वो दाने को भूनवा कर खा भी गई, खाया पिया, बात खत्म।
तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था, इस बात का पूरा भरोसा था, विश्वास था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने तो नहीं दिए होंगे, बिना मतलब के तो नहीं देंगे। वो बुद्धिमान थी, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा, कोई इसके पीछे राज है, कोई कारण है। मकसद मतलब कारण है कुछ, ठीक है। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर, संभाल कर रख देने की सोची कि चलो मैं भी संभाल के रख देती हूँ, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था कि पिताजी ने कुछ सोच कर ये दाने मुझे दिए हैं। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही, फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। कमरे के पीछे जो खुली जमीन थी वहां पर ले जाकर उसने जमीन को तैयार किया, उसको खोदा, पड़ताला, पानी दिया, फिर उसमें बीज डाल दिया, 100 दाने बो दिए उसमें। क्या फायदा हुआ? समय पर अंकुर फूटे। अंकुर मतलब वो जो दाने थे उनमें से धीरे धीरे पौधे निकलने लगे, अंकुर निकलने लगे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। वो 100 दाने 5 साल में कितने ज्यादा हो गए आप सोच नहीं सकते हो। ये उसकी मेहनत का फल था। अब आगे क्या हुआ, इसके आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत मजेदार कहानी है। अगर आपको वक्त मिले तो इसको जरूर पढ़ के रखना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। और इनके जो डाउट्स रहेंगे, जो शब्द रहेंगे, जो नहीं समझ में आया, अगले लेक्चर में पूछेंगे, ठीक है सर। यस सर। डन, आज के लिए इतना ही। ओके सर। थैंक यू, बाय।